माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी क्या का चकचकाएगा आपका पता है आपको? सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठ जाइए, समय पे उठाइएगा, समय पे अपनी बात उठाइएगा, बैठ जाइए। श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। समय पे उठाइएगा, नहीं कोई अनुमति नहीं है। पोस्टर हटाइए, अध्यक्ष हटाइए महोदय, पोस्टर। समय पे उठाइएगा, समय पे आपकी बात सुनी जाएगी। समय अध्यक्ष पे उठाइएगा, महोदय, समय पे बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। ने माना समय है पे कि अपनी बात कहिएगा ना, समय पे। अधिकारियों के 336 प्रश्नोत्तर काल बाधित मत करिए, अपने स्थान पे जाइए। आप ही के गठबंधन के नेता का सवाल हो रहा है, आप उनको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? समय पे उठाइएगा अपनी बात, समय पे उठाइएगा, अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, समय पे अपनी बात उठाइएगा। सदन नियम से चलेगा, शोरगुल से नहीं चलेगा। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, अपने स्थान पे बैठ जाइए। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, पूछिए। सरकार ने माना है कि न्याय पदाधिकारियों के 336 एवं अपर लोक अभियंत्रण के 934 पद रिक्त हैं तथा लोक अभियोजन के सेवा अवधि समाप्त हो चुका है और कार्यवाहिक रूप में कार्यरत है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सभी पद कितने वर्ष से रिक्त हैं और सरकार कब तक उपयुक्त पदों को सुनिश्चित नियुक्ति करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने जवाब बैठ जाइए, बैठ जाइए। कि लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक चर्चा होगी, के रिक्त चर्चा होगी। पदों के संबंध में चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तो विभाग इस संदर्भ में कार्रवाई कर रहा है। जल्द ही इन रिक्तियों को हम भरने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हमने ये जानना चाहते हैं कि ये कब से रिक्त पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री, रिक्त नहीं है महोदय, पूर्व से जो कार्यरत हैं उन कार्यरत लोगों की कार्यावधि पूरी हो गई। कार्यावधि पूर्ण होने के बाद जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनके कार्य करने का प्रावधान है। नई नियुक्ति के संदर्भ में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय दूसरा, अरे आपने सुनिए माननीय सदस्य महबूब साहब, शून्य काल में सूचना आपने दिया है तो क्यों अभी उठा रहे हैं? उसमें उठाइएगा ना, उस समय आपकी बात सुनी जाएगी, उठाइए, बैठिए, अपने स्थान पे जाइए, बोलिए। मेरा दूसरा पूरक ये है, पूछिए। वर्तमान में प्रति न्यायिक अधिकारी 2323 मुकदमे सुनवाई के लिए रहते हैं। क्या सरकार न्याय हित में न्याय पदाधिकारियों का के लिए करते हैं? जब भी कोई घटना होती है उसकी खबर आती है और जिसको हम देखते हैं उसी समय सबको कहते हैं। किसी भी राज्य में, आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, हम वहां के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए, पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज, अरे आप छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें, ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं
कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठिए ना, आप क्या है, बैठिए। सदन नेता ने कहा हम एक्शन ले रहे हैं, बैठिए, बैठिए, बोलिए, पूरा पूछिए, नहीं बैठिए। बेल में कही गई कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई बात नहीं होगी। आप अपने स्थान पे जाइए। आपने शून्य निकाल दिया है, शून्य निकाल में अपनी बात उठाइएगा। चलिए अपने स्थान पे बैठिए, बैठिए, बोलिए विजय जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए सत्य बाबू, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बोलिए विजय जी। अंतिम प्रश्न। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि इसमें समय सीमा आप सदन को बताने का कीजिए कि कब तक ये रिक्तियां को पूरा किया जा सकता है। माननीय मंत्री, मैंने कहा महोदय, ये सारी कार्रवाई विभाग में प्रक्रियाधीन है, बहुत शीघ्र इसको पूरा कर लेंगे। सरकार भी चाहती है कि लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति हम शीघ्र करें। हमने खंड क के जवाब में स्पष्टता से कहा है कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक पुराने लोगों को कार्य करने के लिए कहा गया है। कार्य कर रहे हैं, लेकिन नई नियुक्ति करने के लिए विभाग भी संकल्पित है, बहुत शीघ्र इसको हम करेंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि नारी गरिमा, सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। इस अवसर पर मैं सदन के सभी महिला सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य की सभी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चूंकि कल महिला दिवस के दिन सदन की बैठक नहीं होगी, इसीलिए मैं आज तारांकित प्रश्नों की सूची में अपने महिला सदस्यों के प्रश्नों को पूर्वता दे रहा हूं। आज के लिए कुल 8 महिला सदस्यों के प्रश्न पुस्तिका में हैं। इनमें कुछ महिला सदस्यों के 2-2 प्रश्न हैं, लेकिन उनमें से एक ही प्रश्न ले रहा हूं। सबसे पहले क्रमांक 421 पर अंकित माननीय सदस्या श्रीमती मीना कुमारी अपना प्रश्न पूछें। मीना कुमारी जी, पूरक पूछिए। जवाब नहीं मिला है, पढ़ दीजिए माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि खजौली प्रखंड अंतर्गत चतरा गौबरोड़ा उत्तरी पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र मरुकिया स्वीकृत है एवं किराए के मकान में संचालित है, जहां से प्रश्नगत ग्राम के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्ता मधुबनी को पत्रांक 203 दिनांक 4/3/2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड में स्थित एएनएम एवं जीएनएम कॉलेज का भवन निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना द्वारा पूर्ण कराते हुए दिनांक 17/12/2020 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजापाकर को हस्तगत कराया गया है। वर्तमान में इस संस्थान में एएनएम पाठ्यक्रम में 101, जीएनएम पाठ्यक्रम में 169 तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में 150 छात्र छात्राएं आवासित हैं एवं पठन पाठन कार्य कर रहे हैं। इस भवन में लघु मरम्मती कार्य की आवश्यकता है। इसकी मरम्मती हेतु बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कब तक? माननीय मंत्री, प्राक्कलन तैयार होने के तुरंत बाद उसकी हम स्वीकृति दे देंगे। आज महिला दिवस है, आपकी जो भी मांग होगी उसको जरूर हम पूरा करेंगे। वाह। श्रीमती मंजू अग्रवाल। जी, धन्यवाद। श्रीमती मंजू अग्रवाल। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन वहाँ पे कैंप नहीं लगाया गया था। पूरक पूछिए, पूरक प्रश्न। हाँ, इसलिए वहाँ पर जांच करके कार्रवाई की जाए। ठीक है, माननीय मंत्री ध्यान रखिएगा। ठीक। श्रीमती मनोरमा देवी।
बोलिए, पूरक पूछिए। मनोरमा जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग 473, प्रश्न संख्या 473, मनोरमा देवी जी का, पर्यटन विभाग। थोड़ा क्रम बदल गया है, फाइल देख लीजिए, खोज लीजिए। जी नहीं, क्योंकि ये क्रम उलट कर चल रहा है ना, आगे बढ़ गया है, तो फाइल तो आती है क्रम से सजा करके, तो थोड़ा खोजना तो पड़ेगा। वैसे भी महिलाओं का सम्मान करना है तो पुरुष थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखिए। हाँ, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा, समझ लीजिए आप। अगर यहाँ घर वाले लोग देख रहे होंगे और आप महिलाओं का विरोध करेंगे तो घर में खाना भी नहीं मिलेगा। ये महिला पीड़ित लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं आज। मिल जाएगा, चिंता मत करिए। सर समय दिया जाए, अभी मैं खोज करके इसका जवाब देता हूँ। श्रीमती रश्मि वर्मा। हर आदमी पहली बार नया ही मंत्री बनता है। उत्तर नहीं, और आप लोग भी पहली बार, कई लोग हैं जो माननीय सदस्य बन के आए हैं। बैठ जाइए, आप कहाँ बीच में टपक जाते हैं, कहाँ टपक जाते हैं बीच में, बैठ जाइए, बोलिए। हो गया सर, उत्तर मिल गया। सर, उत्तर मिल गया हुआ है। ठीक है, पहले आप, अगर पूरक में पूछे तो मैं बताता हूँ। आप पहले उत्तर उनका पढ़ दीजिए, मनोरमा जी का उत्तर पढ़ दीजिए। सर, स्वीकारात्मक है। रश्मि जी बाद में होगा आपका। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 788 दिनांक 5/3/2025 द्वारा जिला पदाधिकारी गया से विहित वर्णित स्तर के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने पूछे हैं वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको किया जाएगा। ठीक। श्रीमती रश्मि वर्मा। सबसे पहले मैं महिला दिवस पर सभी को शुभकामना देती हूँ। पूरा पूछिए रश्मि जी। मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, मैं पूरा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग उत्तर पर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मरीज को फाइनल गैस्पिंग की अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। जिस समय मरीज को लाया गया था उस समय एम्बुलेंस दूसरे मरीज को ले जाने के कारण तत्काल उपलब्ध नहीं थी। अन्यत्र जगह से एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उपलब्ध कराया गया था। वस्तु स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में कुल 3 एम्बुलेंस कार्यरत हैं। 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस संस्थान को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में कुल 5 एम्बुलेंस संस्थान में कार्यरत हैं। खंड 3 उपयुक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई। कारणवश मरीज की मृत्यु हुई है, उन पदाधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कुछ कार्रवाई की संभावना है या नहीं? माननीय मंत्री महोदय, मैंने कहा कि जो कारण था वो फाइनल गैस्पिंग का था, मतलब उल्टा सांस चलने का वो बीमारी उसको हुआ था। उस वक्त एम्बुलेंस अस्पताल में नहीं था, बाद में दूसरा एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया। और जो माननीय सदस्य ने एम्बुलेंस को और बढ़ाने के संदर्भ में विषय कहा है तो वो भी हमने बढ़ा दिया। अब 5 एम्बुलेंस उस अस्पताल में हमने व्यवस्था करा दी। श्रीमती गायत्री देवी, हो गया? क्या वो सारे एम्बुलेंस महोदय फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस हैं या जो नॉर्मल एम्बुलेंस हैं जिनको उपलब्ध कराया गया है, जिसपे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे? इसमें महोदय 1 अलसा एम्बुलेंस और 4 बलसा एम्बुलेंस होगा। श्रीमती गायत्री देवी, हो गया? धन्यवाद। पूछती हूँ, पूरक पूछिए। पूरक मंत्री जी बता देते तो अच्छा रहता। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग गायत्री देवी जी का 483 नंबर। इनका तो बात मान ही लिए। नहीं, उत्तर उन्होंने देखा नहीं है, उत्तर पढ़ अच्छा नहीं देखा है। सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत बैला पंचायत में पावर सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा पंचायत है। अभी तक सरकार की योजना है कि सभी खेत में बिजली और बोरिंग लगा दिया जाएगा, अभी तक नहीं लगा और परेशानी हो रही है। तो मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कब तक लगा दिया जाए से बोरिंग खेतों में पानी चला जाए। माननीय मंत्री जी, कब तक लगा दिया जाएगा? जल्दी से जल्दी इसको करवाया जल्द से जल्द हो जाएगा। बैठिए। अच्छा, श्रीमती भागीरथी देवी। अध्यक्ष जी 1 मिनट समय दिया जाए। हो गया। आज तो महिला दिवस है,
आप जो हम लोग के समय दिए हैं, इसके लिए पूरे देश की महिला के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। श्रीमती भागीरथी देवी नहीं आई है। श्रीमती रेखा देवी नहीं है। श्री अली अशरफ सिद्दीकी पोस्टर नहीं दिखाइए, पोस्टर नहीं दिखाइए, हटाइए पोस्टर, पोस्टर लीजिए। श्री अली अशरफ सिद्दीकी पूछिए समीर मासेठ जी। अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहे हैं कि 2002 में योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। माइक पर बोलिए, माइक पर। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है उसमें कहा गया है कि 2002 में शांत रहिए, शांति बनाए रखिए, भारत सरकार द्वारा आपस में बात नहीं करिए। इसलिए 2002 से इनकी सेवा समाप्त हो गई। माननीय मंत्री के उत्तर को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे पास कागजात उपलब्ध है। माननीय मंत्री जी बतावें कि ये लोग 2017 तक कार्यरत थे या नहीं थे। माननीय मंत्री 2002 तक बोल रहे हैं कि माननीय मंत्री अली असफ सिद्दीकी जी का। महोदय, मैंने अपने जवाब में लिखा है कि वस्तु स्थिति यह है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परिवार कल्याण योजना के तहत सम्मिलित योजना थी। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक P17/2019 RHS दिनांक 5/3/2002 द्वारा दिनांक 1/4/2002 के प्रभाव से उक्त केंद्र प्रायोजित योजना को समाप्त कर दिया गया है। तदालोक में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 746 दिनांक 26/7/2002 द्वारा ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वैच्छिक कार्यकर्ता से कार्य नहीं लिए जाने का निर्देश निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में कहीं भी स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्यरत नहीं है, यह मैंने स्पष्ट कर दिया। जी अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये 20 वर्ष के बाद हटाया गया है, क्या यह बात सही है कि किसी को नियुक्ति करने के बाद उसको हटाने के लिए कोई पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है? माननीय मंत्री महोदय, मैंने बोला पत्र 2002 में निर्गत किया जा चुका है। भारत सरकार का जो निर्णय हुआ उस निर्णय के आलोक में राज्य की सरकार ने वो पत्र निर्गत किया है और वर्तमान में कोई भी कार्यरत नहीं है। 2017 तक वो कार्यरत है, 2002 में उनको हटाया गया है, तो निश्चित तौर पे जब 2002 को हटाया गया भारत सरकार के द्वारा और 2017 तक कार्यरत है, हमारा ये कहना है। हमारे पास पत्र भी उपलब्ध है, कहेंगे मंत्री जी उनको उपलब्ध करा देंगे, मंत्री जी देखवा लेंगे उसको। साथ ही तीसरा, यह क्या बात सही है कि इन लोगों की नियुक्ति तो की गई लेकिन सेवा से हटाने संबंधित कोई पत्र आज तक जारी नहीं किया गया? आपके पास जो पत्र है महोदय 26/7/2002 पत्रांक 746 इसके द्वारा निर्देश निर्गत किया जा चुका है। तो आपके जवाब में तो नहीं है। माननीय सर, नहीं तो है। माननीय सर, अगर कोई आपको इतर में कोई प्रश्न आपके पास है, कोई है कागज है तो दे दिएगा, मंत्री जी दिखवा लेंगे उसको। श्री प्रणव कुमार हो गया, देर हो गया, आपको बैठ जाइए, अगले बार उठाइएगा। अगले बार आपकी कौन व्यवस्था है, बोलिए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, इसको 2 में ही खत्म कर दिया गया। तो हम जो कहा वो नहीं सुने आप? क्या हम जो कहे वो नहीं सुने आप? हमने कहा अगर ऐसा कोई पत्र आपके पास है ये तो मंत्री जी को दीजिए, दिखवाएंगे। डिफरेंस है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय देंगे तब ना। अध्यक्ष महोदय, अभी आजकल मोजर लगने का मौसम है, मोजर टपकते रहता है, तो सदैव बाबू हमारे भाई हैं, यो मोजर की तरफ बीच में टपकते। प्रणव कुमार अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है, हम चाहेंगे जवाब दिए। माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय किया जा चुका है, लेकिन माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय का ये ट्रांसफर हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय में। प्रणव जी अगले सप्ताह आएगा।
श्री नरेंद्र कुमार नीरज, श्री नरेंद्र कुमार नीरज हैं? नहीं। श्री नारायण प्रसाद, पूरक पूछिए नारायण बाबू। अध्यक्ष महोदय, सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रश्न के बाद उसका मुआवजा तो मिल गया, लेकिन आवास के संबंध में भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उसको मकान दे दिया जाता, तो फिर झोपड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या सरकार जो सो प्रधानमंत्री आवास योजना देगी? माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन। आवास जो है, आवास ग्रामीण विकास विभाग से देने का प्रावधान है। इसमें हम लोगों के विभाग से आवास देने का प्रावधान नहीं। ठीक है। श्री अजय कुमार सिंह, आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आप जवाब लाएं क्या? ट्रांसफर हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, राजस्व विभाग में ट्रांसफर हुआ है आपका क्वेश्चन, अगले सप्ताह आएगा। श्रीमती मीना कुमारी, वो तो हो ही गया। श्री शकील अहमद खां, पूछिए। पूरक पूछिए। हाँ, पूरक ही है। ये ऑनलाइन उत्तर आई है, लेकिन एक मेरा पूरक ये है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह की कमी है और जिसके कारण 6 बेड के हॉस्पिटल के 6 बेड का उसमें नहीं रहा, तो इस पे सरकार क्या विचार करती है कि 6 बेड के हॉस्पिटल उसमें व्यवस्था करे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग अच्छे तरीके से विचार करके जवाब भी दिया है कि भविष्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण पर हम विचार करेंगे, विचार किया जाएगा, मैंने लिखा है जवाब में। धन्यवाद। श्री पवन कुमार जायसवाल, पवन कुमार जायसवाल। श्री चेतन आनंद, पूरक पूछिए चेतन जी। महोदय पूछता हूँ, जवाब नहीं मिला। माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग उत्तर पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर में चिकित्सकों के 32 स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में 2 सर्जन सहित कुल 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 8 सामान्य चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक एवं 2 आयुष चिकित्सक कार्यरत थे। उक्त अस्पताल में मस्तिष्क तथा नस रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं है। उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 एवं दंत चिकित्सक के 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं दंत चिकित्सक के विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। योग्य अभ्यर्थी की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई कर दी जाएगी। महोदय, जैसा कि आपको पता है ये सबसे छोटा जिला है, इसमें जल्द से जल्द अगर करा दिया जाए तो बेहतर है। प्राथमिकता पर हम प्राथमिकता में मोहम्मद अंजार नईमी, पूरक पूछिए नईमी साहब। माइक पर बोलिए, माइक पर। कब तक बहाली होगी? कब तक बहाली होगी? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, इसका बहाली की प्रक्रिया चल रही है, विज्ञापन प्रकाशित हो गया है बीटीएससी के माध्यम से, अभी 1 सप्ताह हुआ और बीटीएससी के द्वारा चयन की पूरी प्रक्रिया की जाती है। मैं समझता हूं अनुमानित लगभग 2 महीने में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। श्री अरुण सिंह, श्री अरुण सिंह बोलिए। रामबली बाबू, पूरक पूछिए। जी महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और बताया गया है महोदय कि रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में अल्ट्रासाउंड के लिए योग्य स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ, बात नहीं करिए, रेडियोलॉजी, आपकी आवाज आ रही है, पेडियाट्रिक चिकित्सक होना जरूरी है, ये समझाने का प्रयास किया गया है महोदय। और महिला वो बहाली हो जाएगी। रामबली बाबू, महिला सदस्य को इतनी छूट नहीं हो सकती है। मेरी बात समझिए, महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, तो दोनों के समन्वय से सृष्टि बनती है। हम और आप दोनों उसी कारण से आए हैं पृथ्वी पर, तो दोनों का समन्वय भी चाहिए ना। बोलिए। जी, तो महोदय, रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल सबसे बड़ा अनुमंडल है महोदय, और
कहा गया था, प्रश्न था कि वहां अल्ट्रासाउंड मशीन का इंतजाम करने की बात थी। उत्तर में कहा गया है महोदय कि पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय, योग्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है तो बहाल होगी तो अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था किया जाएगा, ये उत्तर में है महोदय। हम कहना चाहते हैं कि वहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था 2005 के पहले 2002 में थी महोदय, और इसके बाद उसको अन्यत्र हटा दिया गया महोदय, और अब कहा जा रहा है कि चिकित्सक की बहाली होगी तब वहां लगा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के रहते वहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाएगी महोदय? होगी तो कब तक? माननीय मंत्री महोदय, ये पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत ही अल्ट्रासाउंड का काम किया जाता है। उसका अवहेलना करके हम किसी अस्पताल या किसी स्वास्थ्य संस्थान में अल्ट्रासाउंड का काम नहीं कर सकते, और हमने जवाब में बताया है कि उसके लिए हमको प्रसूति रोग विशेषज्ञ पीजी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और या एमडी की जरूरत होती है। तो इसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, बहुत शीघ्र बहाली हो जाएगी। तो ये प्राथमिकता में हमारे विभाग में रहेगा, और जैसे ही ये हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होंगी वहां पर उनको हम भेज के इस काम को शुरू करवा देंगे। यही बात मैं पूछ रहा हूं कि ये कब तक डॉक्टर के साथ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था मिल जाएगी? चिकित्सक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र होगा ऐसा कहा मंत्री जी ने। तो समय जानना चाहते हैं महोदय, कब तक? महोदय, ये बीटीएससी के द्वारा होता है। बीटीएससी एक स्वायत्त संस्था है। मैं अनुमान करता हूं, मैंने पूर्व के भी प्रश्न में कहा कि मैं अनुमान करता हूं कि संभावित 2 महीने में यह प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। श्री राकेश कुमार रोशन, आप कहां से बोल रहे हैं? महबूब भाई को ठीक ही बोला गया था, आपका नाम कुछ और रहता तो सदन में और आनंद आता। श्री राकेश कुमार रोशन, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं आपको उसका जवाब मैंने दे दिया है। श्री राकेश कुमार रोशन, श्री अवध बिहारी चौधरी, पूरक पूछिए अवध बिहारी बाबू। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिवान जिला अस्पताल में मानक के मुताबिक 81 चिकित्सक, अपने जवाब में आपने दिया है, होना चाहिए, परंतु अभी तक मात्र 30 चिकित्सक हैं। 51 चिकित्सक अभी भी सिवान जिला अस्पताल में नहीं है, और इसके पूर्व भी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि सिवान जिला अस्पताल में भिन्न भिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं रहने के कारण रोगियों की दिक्कत होती है, और उपचार के लिए उन्हें गोरखपुर या पटना भेजने का काम सिवान जिला अस्पताल करता है। आपने कहा था कि प्रक्रियात्मक है, और प्रक्रियात्मक कार्रवाई तकनीकी सेवा आयोग से हो जाने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक दे दिए जाएंगे। मेरा प्रश्न भी विशेषज्ञ चिकित्सकों से ही संबंधित है, क्योंकि न्यूरो के डॉक्टर नहीं हैं, हार्ट के डॉक्टर नहीं हैं, और वहां आपने डिप्टेशन किया है, हफ्ता में एक दिन न्यूरो जाते और एक दिन हार्ट के जाते हैं। तो मैं आपके महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो चिकित्सकों की कमी है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को स्वास्थ्य को देखते हुए सिवान जिला अस्पताल में आप कब तक विशेषज्ञ चिकित्सक और जो आवश्यकता जितने चिकित्सक की होनी चाहिए उसकी पूर्ति आप कब तक करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने जवाब में माननीय मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आप दोनों सिवान के हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों हमेशा बात करते रहते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि दोनों एक दूसरे का समस्या का समाधान करते रहते हैं। जवाब दीजिए माननीय मंत्री। महोदय,
अवध बिहारी चौधरी जी अभिभावक तुल्य है। मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, पद की रिक्ति है और पद खाली है, तभी तो उनके नियोजन के लिए बीटीएससी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 3623 विशेषज्ञ चिकित्सकों का विज्ञापन अभी कुछ दिन पूर्व बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। जहां तक माननीय सदस्य ने ये विषय कहा कि पूर्व में मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि विशेषज्ञ चिकित्सक सिवान में उपलब्ध करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से यदि बीच के 16 महीनों में मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा होता तो अब तक वहां विशेषज्ञ चिकित्सक हो गए होते। मैं नहीं था 16 महीना अवध बिहारी चौधरी जी, इसीलिए वो काम उस वक्त नहीं हो पाया। अब जब मैं बना हूं तो फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दिया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार सिवान सदर अस्पताल की सूरत हमने बदली है, नया अस्पताल भवन आपको दिया है, इतना बढ़िया व्यवस्था अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है, कुछ महीनों में ही ये विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां चले जाएंगे। अब तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मुझे हमारे प्रश्नों के जवाब जो खंडवार दिए हैं, मैं आपके जवाब से अन्य खंडों के जो जवाब है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं, इसलिए कि मैं सिवान हेडक्वार्टर से ही जीतता हूं और मेरे ही इलाके में सिवान जिला सदर हॉस्पिटल है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, परंतु वह ऑक्सीजन प्लांट आज भी बंद है और बाजार से गैस सिलेंडर खरीद करके लाया जाता है, जिसमें मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक 12 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। तो इसका औचित्य क्या है? क्यों नहीं उस ऑक्सीजन प्लांट को इतना दिनों से 17 महीने हो गए चालू नहीं किए गए और ये बाहर से ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खरीदने के पीछे औचित्य क्या है? माननीय मंत्री जी, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सिवान के हैं, प्रसन्नता है, आपने जवाब दिया, प्रसन्नता है, परंतु आपके रहते हुए कोरोना काल में माननीय विधायकों के जो ऐच्छिक कोष थे वो दे दिया गया, आप लोगों ने लिया, मैंने भी दिया, परंतु आपने सजगता दिखाई, लेकिन वह ऑक्सीजन प्लांट क्या बात है कि इतने दिनों से बंद है और वो बन नहीं रहा है और वहां पर जेएनएम की भी कमी है, जिसके चलते परसों में भी दिक्कत होती है। इन तमाम चीजों के बारे में मैं कहूंगा कि यह अलग से ऑक्सीजन प्लांट नहीं चालू करके बाहर से ऑक्सीजन ये सिलेंडर खरीदने का औचित्य क्या है? माननीय मंत्री जी। महोदय, समय समय पर विभाग के द्वारा जहां भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं उन सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों को चला के उसकी जांच की जाती है। अभी माननीय अवध बिहारी चौधरी जी ने जिस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है, 1 महीना पूर्व ही राज्य के विभिन्न अस्पतालों में, चाहे वो अनुमंडल अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, जहां पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं उसका ट्रायल हमने करवाया था। लगभग 30 जगहों पे उसके तकनीकी कठिनाई आई थी, उस संदर्भ में विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन अधिकतर जगहों पे, यदि वो प्रश्न रहता तो मैं पूरी सूची लेके आ जाता, अधिकतर जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है, काम कर रहा है। सिवान के संदर्भ में विशेष तौर पे जो माननीय सदस्य ने बताया है, मैं उसको भी दिखवा लेता हूं। आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? दोनों बात करके आए हैं। अरे ये सवाल करेंगे और जवाब देंगे, दोनों का तय है पहले से। बैठिए ना आप। अरे जहानाबाद की बात मत करिए, अभी दोनों की बात सुनिए। हाँ बोलिए। मेरा अंतिम प्रश्न मेरा अंतिम है माननीय मंत्री जी से कि सिवान जिला सदर अस्पताल में
जो समस्या है रोगियों के इलाज में, खंडवार मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने जवाब दिया। क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों के वहां पर प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन और ऑक्सीजन प्लांट कितने दिनों में चालू करा देंगे? यही आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। माननीय मंत्री में नए चिकित्सकों के पदस्थापन के संदर्भ में महोदय मैंने बताया, बीटीएससी एक स्वायत्त संस्था है। बीटीएससी परीक्षा लेता है, बीटीएससी परिणाम प्रकाशित करता है और उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण होकर हमें परिणाम मिलती है, फिर उसके बाद हम उन चिकित्सकों की नियुक्ति जिन अस्पतालों में आवश्यकता होती है उसके अनुरूप करते हैं। तो परिणाम मिलने के बाद निश्चित रूप से अवध बिहारी जी और मेरा भी जिला है तो विशेष चिंता रहती ही रहती है। और आपने ठीक कहा, हम दोनों समय समय पर अपनी समस्याओं का निदान का प्रयास भी करते रहते हैं। तो इस काम को हम करेंगे और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को अगले 15 दिनों के अंदर मैं उसको ट्रायल करा के जांच करवा देता। श्री कुमार शैलेंद्र कहाँ से टपक जाते हैं बीच में महाराज? आप कहा है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, वो भी सिवाने वाले हैं? सिवाने वाले वो भी क्या? ये आप लोग कहा है बतियाते रहते हैं, फिर यहाँ समय बर्बाद करते हैं हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हैं महोदय। खाली सद्दे बाबू, हाँ बैठिए। मनेर वाले कहाँ गए? ए सद्दे बाबू, बैठ जाइए। दूसरे का भी प्रश्न देखिएगा ना, बीच बीच में टपक जाते हैं आप। बैठिए सद्दे बाबू, बैठ जाइए। बहुत है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है महोदय। है ना, सम्मान तो आपसे भी है महोदय। भूल गए आप आपके घर गए थे खाना खाने के लिए महोदय। सब बात कितना ही याद रखें। बोलिए। अरे आप इधर बोलिए। बोलेंगे, सुनेंगे मंत्री। अरे आप सुन रहा है ना, बोलिए। सब सुन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है। प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए पहुंच पथ एवं मिट्टी भराई हेतु BMSICL को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरक है महोदय। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र 10 वर्ष पहले बन चुका है महोदय, 10 वर्ष हो गया है। और एकदम स्पष्ट जवाब चाहते हैं महोदय कि आखिर 10 वर्ष तक इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाने के लिए मरीजों को अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? दूसरा, लगातार बनाते हैं महोदय कि हम चाहते हैं ये प्राक्कलन, हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी ये बना देंगे, ये जवाब दें महोदय। माननीय मंत्री महोदय, हमारा सोच और विचार बहुत स्पष्ट है कि हमको उस सड़क का निर्माण कराना है, तभी तो BMSICL को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। और जब कोई निर्माण कराना होता है तो प्राक्कलन से ही काम शुरू होता है। और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर प्राक्कलन तैयार करके उसकी निविदा की कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी। सीएम अजीत कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पूरक पूछिए अमरजीत जी। पूरक पूछता हूं महोदय। महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि मैरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में एक सामान्य चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कुमार तथा 3 ANM कार्यरत है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 8 का जगह है मैरवा में। मैरवा में रेफरल अस्पताल और प्राथमिक अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र दोनों एक ही जगह पर संचालित है, एक ही बिल्डिंग में चलता है। और इसमें 8 के विरुद्ध मात्र एक चिकित्सक वहां कार्यरत है, जो मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, जो अतिरिक्त 4 स्वास्थ्य पूछता हूं महोदय, पूछता हूं तो 4 केंद्रों से आकर जो डॉक्टर रहते हैं उसमें डॉक्टर प्रकाश की जो जिक्र हुई है, तो डॉक्टर प्रकाश भी आंदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं, जो प्रभार के रूप में। क्या पूछ रहे हैं आप? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 के विरुद्ध कम से कम 4 चिकित्सक भी अस्थायी रूप से वहां देना चाहते हैं। दूसरी बात कि डॉक्टर प्रकाश जो अंदर के डॉक्टर हैं, केवल प्रभार में हैं, तो क्या उनको अस्थायी रूप से वहां प्रभार देना चाहते हैं? पहला पूरक है महोदय। 2 हुआ नहीं, एक ही के साथ है महोदय।
बैठिए बैठिए, पूरे की बात है। महोदय, जवाब में मैंने स्पष्टता से बताया कि एक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी वहां हैं और 4 अन्य जगहों से चिकित्सकों को भी वहां पे चिकित्सकीय कार्य के लिए लगाया गया है। तो कुल मिला के इस जगह पे 5 चिकित्सकों की सेवा दी जा रही है। माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा किया कि परमानेंट नियुक्ति वहां कब हो जाएगी। तो जैसे ही बीटीएससी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों का, हम उसकी नियुक्ति कर देंगे। और माननीय सदस्य तो गवाह हैं, अभी मेरे साथ कई कार्यक्रमों में रहे, कितना समझ रहे हैं माननीय मंत्री जी, मिल के काम किए हैं। मंत्री जी वहाँ तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे माननीय मंत्री जी, हम समझ रहे हैं सिवान के चक्कर में हम लोग जो महोदय दोनों मैंने हम लोग खाली सिवान के चक्कर में घेराए हुए हैं। उसी में एक प्रश्न किया है कि अंदर के जो प्रभारी है वहाँ उनको अस्थायी कर दिया जाए। और दूसरा मेरा जो पूरक है महोदय कि वहाँ ड्रेसर लगभग 2 साल से नहीं है और ड्रेसर नहीं होने के वजह से चूंकि मैरवा सीमावर्ती इलाका है, पूरक पूछिए तो महोदय ड्रेसर के या तो नियुक्ति किया जाए, नहीं तो पुराने ड्रेसर जो हैं उनकी कार्य विस्तार करके तत्काल जो है उनको रखना चाहते हैं कि नहीं? ड्रेसर के बारे में बता दीजिए। महोदय, ये ड्रेसर के पद की अधियाचना बीटीएससी को भेजी गई है और मैं समझता हूं कि उसका भी विज्ञापन बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा और उसकी भी नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और वहां ड्रेसर भेजा जाएगा। जो चिकित्सक को परमानेंट अंदर से करने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं उसको एक बार विभाग में देख लेता हूं, चूंकि सभी प्रखंडों में सेवा देना आवश्यक है, फिर भी मैं उसको देख लेता हूँ। श्री जयप्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछ रहे, माननीय मंत्री महोदय ने तार और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए विस्तृत में जवाब दिया है जो संतोषप्रद है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री प्रमोद कुमार, पूछिए, पूरक पूछिए। मोतिहारी चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार बहुत काम करना चाहती है। मोतिहारी में 20 वर्षों से बंद है, तो कब सरकार विचार रखती है और कब चालू कराना चाहती है? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, बस पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, वह सरकारी महाविद्यालय और अस्पताल नहीं है। रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण निजी प्रक्षेत्र का कॉलेज और अस्पताल है, वह सरकारी नहीं है। एवं निजी प्रक्षेत्र के कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। निजी कॉलेज अस्पताल पर राज्य सरकार का सीधा एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष निजी कॉलेजों के सरकारीकरण का मामला विचाराधीन नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है। अभी बजट में आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि हम ये चिकित्सा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे खोलेंगे, सरकार खोलेगी। तो उसके तहत आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि प्राथमिकता में इसको रखें और भविष्य में उसको खोलने का प्रयास कराएं। माननीय मंत्री ने आपका आग्रह सुन लिया। श्री गुंजेश्वर साहब। उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछे ना। उत्तर पूछता हूँ, ये तो बोलिए। पूछता हूँ। हाँ बोलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए गुंजेश्वर बाबू। स्वीकारात्मक है। पर्यटन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी सहरसा संयुक्त स्थल के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी सहरसा के पत्रांक 202 दिनांक 28/2/2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, किंतु भूमि से संबंधित सूचनाएं अप्राप्त थी। फिर भी विभाग इतना सिंसियर है कि पुनः विभागीय पत्रांक 735 दिनांक 3/3/2025 द्वारा वर्णित स्थल के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मैं माननीय सदस्य से आग्रह भी करूंगा कि ये जो पत्र भेजा गया है डीएम को, जिलाधिकारी को, उनसे भी बात कर लें और जैसे ही हम लोग को भूमि से संबंधित प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से सरकार शादी मंडपम बनाने का विचार रखती है, नियमानुसार इस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जमीन वहाँ उपलब्ध है, फिर भी माननीय मंत्री जी बोले हैं तो हम लोग उसको दिखवा कर जल्दी भिजवाते हैं। श्री विजय कुमार, पूछिए। पूरक पूछिए। पूरक महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि विगत 50 वर्षों से शेखपुरा जिला के ग्राम
मणियंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा था? यदि हाँ तो उक्त पीएससी जर्जर भवन को ध्वस्त कर उक्त भूमि पर एपीएससी या सीएससी भवन का निर्माण कराते हुए चिकित्सा सुविधा बहाल कराने हेतु सरकार विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। जवाब में मैंने लिखा है महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि मणियंडा में स्थित ध्वस्त भवन से संबंधित कोई भी अभिलेख या अधिसूचना स्थानीय कार्यालय के पास नहीं है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड स्तर पर प्रावधानित होता है, ना कि पंचायत स्तर पर। प्रश्न जो किया गया है कि पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये होता ही नहीं है। शेखपुरा सदर प्रखंड के कैथवा पंचायत को स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं चिकित्सकीय सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा सदर से दी जा रही है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कैथवा का भवन भी निर्माणाधीन है। मणियंडा से 5 किलोमीटर की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्मा भी संचालित है। उक्त के आलोक में प्रश्नगत स्थल पर अलग से कोई स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। महोदय, माननीय मंत्री जी को लिखित रूप से 31/1/2025 को सूचना माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया था और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। या तो माननीय मंत्री जी को विभाग के पदाधिकारी इनको गलत जवाब दे रहे हैं। 50 वर्षों से यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था मणियंडा में। बैठिए, और अगर वहाँ पर अगर जर्जर भवन है, अरे आप बैठिए ना, बताते हैं आपको। मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अभिलेख ओब्लिक अधिसूचना की बात की है। कोई भी अभिलेख या अधिसूचना नहीं है, मैंने पत्र की बात नहीं। आपको भी हम जानकारी देते हैं मंत्री जी, बैठिए। एक बार वर्ल्ड बैंक की सहायता से कुछ पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, लेकिन बाद में वो सरकार के अधीन नहीं आए। पंचायतों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता, ये स्पष्ट है। आप भी जानते हैं, अभी जानते हैं, अभी माननीय साहब हो गया 4.5 साल, प्रखंडों में होता है। तो हो सकता है कि उस योजना वाला होगा तो लोग कह रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है। इसलिए कोई अभिलेख सरकार के पास नहीं होता है। सरकार से हम जरूर आग्रह करेंगे कि अगर उस प्रकार का कोई अस्पताल था जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना था, तो मैं जानता हूं उसको। अरे बेटिया ना, सुनता भी नहीं है भाई, कैसे? मैं जानता हूं उस विषय को, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक पंचायत बन गया था और इस सवाल मुझसे किया गया था, तो मैंने उसकी तहकीकात की थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ। इसलिए वो हो सकता है, लेकिन उसका इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं होता है। आप उसका निर्माण करा सकते नहीं करा सकते हैं, इसकी एक बार समीक्षा कर लीजिए। मैंने जवाब में एक मिनट माननीय सदस्य, हो गया मैंने नहीं, उसी वही पंचायत का नाम कैथवा है महोदय, और कैथवा पंचायत में ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माणाधीन है। उसी पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है। महोदय, सबसे बड़ा चीज है कि जब माइंड में बैठ जाता है लोगों के कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले से चल रहा था, माइंड में तो बैठने से नहीं होगा। महोदय 1 मिनट सुन लिया जाए। महोदय, जब वहाँ पे अगर कोई जर्जर भवन हो जाता है तो कल होकर के मीडिया के साथ ही जाते हैं और कैमरा चमका कर दिखाते हैं कि माननीय विधायक जी क्या काम किए, देखिए यह स्वास्थ्य विभाग का कैसा भाषण दे रहे हैं, इस तरीके का। महोदय, तो सवाल उस समय जनप्रतिनिधि को देना पड़ता है, अगर या तो उसको ध्वस्त करा दिया जाए और नहीं तो वहाँ पर एडिशनल पीएससी या सीएससी का निर्माण करा दिया जाए। बैठिए ना, मैंने मंत्री जी को कहा दिखवाएंगे। श्री करणजीत सिंह और व्यास सिंह, बोलिए, पूरे पूछिए। उत्तर मिला है और मंत्री जी से अलग से भी बैठ के बात हुआ है, संतुष्ट आज है। हम पड़ गए सिवान के चक्कर में, मंत्री जी को आज धन्यवाद पूरा भी सदन देते हैं। सिवान के चक्कर में पड़ा हुआ है। यवत बिहारी बाबू क्या छेड़ दिया आप सिवान का, ये खाली सिवाने का क्वेश्चन हो रहा है। सेटिंग है ना? आप कुछ पूछ रहे हैं, पूरा पूछने वाले हैं क्या? हो गया मंत्री जी को आसन के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, बात हो गया अलग से। श्री छत्रपति यादव संतुष्ट हैं। श्री छत्रपति यादव, पूरे पूछिए। वैसे ये इस बात का भी प्रतीक है कि माननीय मंत्री बिहार के मंत्री हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरे बिहार की अच्छी चिंता करने के साथ साथ अपने गिरा जिला की भी भरपूर चिंता कर रहे हैं। खराब बात नहीं है। बोलिए छत्रपति जी। अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय से जवाब प्राप्त हुआ है, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है। पूरे पूछिए। पूछते हैं महाराज, खगड़िया जिला विधानसभा के अंतर्गत में जो है ये मथार रहीमपुर पंचायत में मथार दिया क्षेत्र है। लगातार 4 साल से स्वास्थ्य विभाग सब मांग करते आए हैं, हर बेर जवाब वही आता है। और आपको जानकारी देते हैं कि मथार दियरा से खगड़िया का दूरी 10-15 किलोमीटर पड़ता है और सदर अस्पताल की भी स्थिति ये है कि 52 पद है, वहाँ मात्र 13 डॉक्टर स्वीकृत है, पद काम करते हैं।
इस बीच में हमारे जो मरीज जाते आते हैं उनको सिर्फ रेफर भागलपुर या कर दिया जाता है। पूरक क्या है? पूरक हम ये जानना चाह रहे हैं कि मंत्री जी बोल रहे हैं, जानना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं। हाँ, कि मंत्री जी का जवाब ये आया है कि हमने BMICL को प्राकलन के लिए मांग की है, कि कितना दिन प्राकलन आ जाएगा और कब तक इसका निविदा हो जाएगा, नंबर 1। इसके बाद दूसरा भी है इसमें सर, साथ में और है ना इसमें मंत्री जी बोले, एक बार पूछ लीजिए तीनों, ठीक है। मंत्री जी दूसरा इसमें दूसरी बात लिखते हैं कि जो चिकित्सकों को यहाँ पद स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सकों की पद कब तक स्वीकृत? 70 साल हो गया देश की आजादी का, और दिया क्षेत्र है, एकदम अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलित बस्ती है, 10-15 हजार की आबादी है, कि कब तक पद स्वीकृत हो जाएगा और डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा? माननीय मंत्री महोदय, जवाब मेरा बहुत ही सकारात्मक है। स्वास्थ्य उपकेंद्र मथार का भवन निर्माण योग्य है, ये हम मान रहे हैं। हमको बनाना है, इसीलिए प्राकलन के लिए हमने अपनी एजेंसी को कहा है, और ये पूरा सदन जानता है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होती है। वहां पे CHO और ANM की नियुक्ति होती है, और वहां पे CHO वर्तमान में 1 है और 3 ANM है। तो जिसकी नियुक्ति उस केंद्र पर होनी चाहिए उनकी नियुक्ति वहां की गई है, तो जिसका प्रावधान ही नहीं है वो कैसे कर सकते? श्री चंदन कुमार, हो गया? एक बात है, एक मिनट, कोई प्रावधान नहीं है तो देश आजाद। आपका अध्यक्ष जी, हाँ, अध्यक्ष जी, पूरे सदस्य समझा जाए, आप गार्जियन हैं, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मान लिया हमारी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल को प्रावधान नहीं हुआ, 50 साल के बाद होगी, प्रावधान लाना पड़ेगा सरकार को गरीब लोगों के लिए। पूरक पूछिए। पूरक ये है, हम चाहते हैं, ये CHO की बात किए हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं जाते हैं, कोई नर्स उपलब्ध नहीं रहता है। खगड़िया जिला का हर अस्पताल वही स्थिति है, हमेशा सरकारी जवाब आता है। अब ये सरकार चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि यहाँ एक पद सृजित किया जाए प्रसव पीड़ा के लिए, गरीबों के लिए। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बताया कि जो व्यवस्था पूरे देश में नहीं है, तो बिहार में अलग से कोई व्यवस्था थोड़ी होगी, पूरे देश की व्यवस्था। स्वास्थ्य उपकेंद्र सबसे छोटी इकाई होती है स्वास्थ्य सेवा की। ये बिहार में विगत वर्षों में अब CHO दिखाई पड़ने लगा, अब ANM दिखाई पड़ने लगा, नहीं तो पहले इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की क्या स्थिति होती थी सभी माननीय सदस्य जानते हैं। इसलिए व्यवस्था को बेहतर किया गया, लेकिन जो प्रावधान है उसी में ना काम करेंगे हम। आप माननीय सदस्य का कहना है कि प्रावधान से अलग हटके कुछ व्यवस्था कर वो नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में श्री कुंदन कुमार हट कर बोल रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति को देखते सरकार को विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं, और मेरा सवाल जो था महोदय महनपुर पंचायत के महनपुर और किल्ली उप स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ था। जवाब आया जो भूमि उपलब्ध नहीं है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि वहां पर भूमि भी उपलब्ध है, और सवाल था जर्जर भवन से, दोनों जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र है और भवन जर्जर है, तो क्या माननीय मंत्री जी जर्जर भवन को तुड़वा के वहीं पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाना चाहते हैं, या माननीय मंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, दोबारा जांच करवाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे जानकारी से दोनों जगह जमीन उपलब्ध है। माननीय मंत्री, मैं दिखवा लेता हूं, जमीन उपलब्ध होगा तो निर्माण करा दिया जाएगा। ठीक। श्री राहुल तिवारी। राहुल तिवारी। श्रीमती मंजू अग्रवाल। मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, वो चेक मुआवजा की राशि मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ एक मेरा पूरक ये है, क्या सरकार मुआवजा राशि देने में कोई समय सीमा निर्धारित करना चाहती है? माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग। कुछ प्रक्रिया है जिसके कारण कुछ विलंब होता है, जल्दी से जल्दी इस करने की कार्रवाई की जाएगी। जल्दी किया जाएगा। बिल्कुल सही। ये 5वें साल के बाद चेक मिला है, 2021 का मामला है। कोई भी प्रक्रिया में 4 साल 5 साल उसको ध्यान दिया जाए, समय सीमा इसमें निर्धारित किया जाए। जरूर ध्यान देंगे आपकी बात। डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार, आप क्या करो? मोहम्मद सैयद रुकनुद्दीन अहमद। रुकनुद्दीन अहमद साहब। श्री पवन कुमार यादव। पवन जी, पूरक पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मिला है, लेकिन उत्तर में कहलगांव, सुल्तानगंज एवं सबौर में SDRF टीम अस्थायी रूप से रखा गया है। सर्वाधिक भीड़ एवं
दुर्घटना का क्षेत्र कहलगांव एवं बटेश्वर स्थान है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को सबौर और सुल्तानगंज में रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्या सरकार जिलाधिकारी भागलपुर को निर्देशित करना चाहती है कि एसडीआरएफ टीम को अस्थायी रूप से नियुक्त करें? बैठिए माननीय मंत्री। कहलगांव में नियुक्त करें, बोलना चाहिए कहलगांव। माननीय मंत्री महोदय, यहाँ पर 2 टुकड़ी जो है सबौर में और सुल्तानगंज में रखा गया है और उसका रखरखाव जो है वहाँ के जिला पदाधिकारी करते हैं तय। भागलपुर के जिला पदाधिकारी वो जो है रखे हुए हैं 2 जगह और वहीं से जो है जो दुर्घटनाएं होती हैं वहीं से जो है उसको भेजा जाता है। ठीक है। क्या सरकार के पास आंकड़ा है कि सबौर में कितनी घटना घटी और कहलगांव में कितना घटी? अभी ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। माननीय शासक, आप सर्वाधिक घटना सबौर की अपेक्षा कहलगांव में घटती है। इसका मानवीय आधार है कि कहलगांव और बटेश्वर स्थान उत्तर वाहिनी गंगा की छोर पर है। हजारों की संख्या में गंगा स्नान करने के लोग झारखंड बिहार से आते हैं। ऐसे सर्वाधिक, क्योंकि सभी जानते हैं कि श्रावणी मेला सुल्तानगंज से शुरू होता है और ठीक है, माननीय सदस्य की चिंता है कि कहलगांव में भी हो तो जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगाकर उस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। श्री राम प्रवेश राय। धन्यवाद। पूछता हूँ, पूरक पूछिए राम प्रवेश जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है, लेकिन हम लोग की सरकार के लिए यह डबल इंजन की सरकार है और इतना हास्यास्पद जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी की बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की है कि किसी कार्य के लिए अलग से ट्रांसफार्मर तार पोल लगाया जाता है और कई महीने हो गए उस तार पोल की चोरी हुए और जवाब आया है कि कार्य के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। निधि की उपलब्धता के आलोक में शीघ्र ही उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा। इसके लिए निधि की कोई कमी है महोदय? पूरक मेरा है कि यह जवाब ही ठीक नहीं है। पूरक पूछे ना, निधि कब तक उपलब्ध होगी? हाँ, बैठिए। बार बार मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा में दौरा होता है। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, जवाब हो रहा है, बैठ जाइए। इसी कार्य के लिए बैठ जाइए राम प्रवेश जी। चोरी भी उसमें प्राथमिकता में है। जब ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई, जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए थोड़ा विलंब लग रहा है, जल्दी करवा दिया जाए। आखिर कब तक होगा यह जवाब? निधि के उपलब्धता के वहाँ तार पोल चला गया है, चोरी अगर हो गया है तो चोरी आप रोकवाइए, कार्रवाई कीजिए। पूरक पूछिए राम जी। पूरक है उन किसानों के खेतों में फिर कब तक ट्रांसफार्मर और तार पोल लगा करके विद्युत की आपूर्ति की जाएगी? माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी कब तक? दिखवा लेंगे, जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। श्री छोटेलाल राय, शीघ्र किया जाएगा, बैठिए। श्री छोटेलाल राय। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं। पूरक पूछिए। हो गया राम प्रवेश जी, हो गया, बैठ जाइए। पूरक पूछिए छोटेलाल जी। बतला दें। अरे आप इधर देख के पूछिए ना पूरक। सर हम तो लिखे हुए हैं, बोलिए। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करना है वहाँ। हेलो, और कब तक बाबा लगा देंगे? हम लोग के क्षेत्र वही होके जाते हैं क्या, और मुख्य सड़क है, वहाँ दुर्घटना होते रहता है। इसके पहले भी इनको अनुरोध किए थे, दिखवा लीजिए, गंभीरता से जो प्रश्न है उसको करवा दीजिए, यही आग्रह कर रहे हैं। बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। नहीं, हमारी भी सोच है कि सेवा की बहाली शीघ्र हो जाए। भाई सुनिए उत्तर। और सेवा का बहाल शीघ्र हो जाए, इसीलिए संबंधित जो कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई करनी है वो सभी कार्रवाई विभाग के द्वारा किया गया है। मैं माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां चिकित्सक की उपलब्धता और अल्ट्रासाउंड की उपलब्धता मैं कराने की कोशिश शीघ्रता से करूंगा। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता हो तो क्या?
अरे जब समय उसी सीमा रास्ते समय सीमा तो दिलवा आप कहाँ दीजिए गए? कि कब आप मधुबनी से कहाँ गए उधर? उनके प्रमंडल में, अरे आप उनके प्रमंडल में क्यों घुस गए? छोड़ दीजिए उनको। छोटे लाल जी महोदय, एक मिनट में, छोटे लाल जी जब उधर ही से जाते हैं तो कर ही नहीं देंगे। बैठ जाइए। श्री महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पूरा पूछिए। महोदय, ये सिकटा बाजार और प्रखंड में बिजली आपूर्ति में जो बाधा होती है उससे संबंधित सवाल है। तो पहले वहाँ जो व्यवस्था थी, रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए अंडरग्राउंड तार लगाया गया था पुरुषोत्तमपुर हाल्ट के पास, तो वो पूरा जो है अभी जो व्यवस्था है वो भेड़ियारवा होकर के बिजली सप्लाई होती है, जिससे वहाँ आपूर्ति बाधित है। तो इस संदर्भ में सवाल यही था महोदय कि उसकी बिजली आपूर्ति करने के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए, रेलवे स्टेशन के पास पुरानी अंडरग्राउंड व्यवस्था हो। तो महोदय जवाब तो है, एक हद तक संतोषजनक है कि 3 माह के अंदर कहा गया है करने के लिए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, वो कागज पर ही नहीं रहे। हम ये आश्वस्त होना चाहते हैं मंत्री जी से कि वो 3 माह में हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। महोदय, रेलवे को लिखा गया है, रेलवे से समीक्षा करके उसको जल्दी जल्दी करवाया जाए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती मंजू अग्रवाल। महोदय, राज्य में कार्यरत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में स्वच्छता पर्यवेक्षक को 7500 रुपया के स्थान पर 20,000 मासिक वेतन एवं पर्यवेक्षक और कर्मियों की सेवा अस्थायी करने की मांग करती हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। इसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दे देते हैं। बैठ जाइए ना, साहब का भी होगा। महिलाओं को आज प्राथमिकता देने का निर्णय लिया आप ही लोगों ने भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड कटोरिया पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बसमत्ता पंचायत के मोहीपुरा कुरवा टोला में मनरेगा के तहत आवंटित कार्य को मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन से कराई जा रही है। अतः सरकार से उक्त मामले की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग करती हूँ। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत परिहार उत्तरी एवं परिहार दक्षिणी तथा धरारवा पंचायत मिलाकर जनसंख्या 50,000 के ऊपर है, जो नरगा पंचायत की पात्रता रखता है। अतः सरकार से सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने की मांग करती हूँ। श्रीमती नीतू कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में 3,000 राशन कार्ड पेंडिंग है, जिसे बनाने के लिए गरीबों से ऑपरेटर द्वारा 2-2 हजार रुपया की रिश्वत मांगी जाती है। राशि नहीं देने पर पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, जिसकी निगरानी से जांच की मांग सरकार से करती हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर प्रखंड के पथरवार पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत LO 55 से चतरा पथ का निर्माण लंबे समय से अधूरा है। इस पथ का यथाशीघ्र निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूँ। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड के में KGD 84 मुख्य नहर पर पासवान टोला के समीप पुल नहीं होने से वहां के आम जनों को काफी कठिनाई होती है। अतएव उक्त पुल का यथाशीघ्र निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के प्रखंडों राजापाकर, सहदेई, बुजुर्ग और देसरी का महनार में अवस्थित अनाज गोदामों में बिचौलियों को अनाजों की अवैध सप्लाई से
पीडीएस दुकानदारों को अनाज की आपूर्ति वजन से कम होती है, जिसकी निगरानी जांच से कराने की मांग करती हूँ। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज प्रखंड में हरदी टेढ़ा पंचायत में हरदी टेढ़ा गांव एवं राजपुर तुमकड़िया पंचायत में तुमकड़िया गांव का पंडई नदी से प्रत्येक वर्ष कटाव होने के कारण आधा गांव विस्थापित हो गया है। मैं सरकार से उक्त दोनों गांव में शीघ्र कटाव रोधी कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करती हूं। श्री जहारुल हुसैन। श्री जहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के पोठिया बाजार, छतरगंज बाजार एवं दामनबाड़ी बाजार एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक स्थान है, किंतु यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं रहने के कारण मुद्रा आदान प्रदान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं उक्त स्थलों में मैं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा की मांग सरकार से करता हूँ। मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में जन वितरण प्रणाली के डीलरों को देश में सबसे कम 90 रुपया क्विंटल के दर से कमीशन दिया जाता है। वहीं दिल्ली में 200, हरियाणा 170, हिमाचल 143, महाराष्ट्र 180, गोवा 280 रुपया प्रति क्विंटल के दर से भुगतान करती है, जो बिहार के डीलरों के साथ नाइंसाफी है। मैं सरकार से प्रति माह 30,000 रुपया मानदेय भुगतान की मांग करता हूँ। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी सदन में घोषणा किए थे कि भूमिहीनों को वैकल्पिक व्यवस्था बगैर किए नहीं गुजारा जाएगा, परंतु समस्तीपुर जिला के गोलिया ग्राम अंचल सिंगिया के दर्जनों महादलितों के घर को प्रशासन ने उजाड़ दिया है। मैं सरकार से उक्त उजड़े महादलितों को अविलंब पुनर्वासित करने की मांग करता हूं। श्री सदेवराम। अध्यक्ष महोदय, बिहार का 25% दलित गरीब का परिवार जहां दशकों से बसे हैं, उस जमीन का मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है। अनाधिकृत बसावटों मुकम्मल भौतिक सर्वे समय का तकाजा है महोदय। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस दिशा में कानून बनाए महोदय, कानून बनाए ताकि गरीब उजाड़े न जाएं। अध्यक्ष महोदय, बिहार के पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य की मासिक मानदेय बहुत ही कम है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को जीवन यापन करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय में वृद्धि का मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में कार्यरत पंचायत सुरक्षा कर्मी, रसोईया, सेविका, सहायिका, आशा, जीविका शिवम, स्कूलों के रात्रि प्रहरी आदि निष्ठापूर्वक राज्य की विकास में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं सरकार से उक्त सभी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी की दर से मासिक वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार बापू के ग्राम स्वराज और स्वच्छता के सपना को साकार करने में लगे प्रदेश के 1,15,000 स्वच्छता कर्मी एवं 8,000 पर्यवेक्षकों को संविदा कर्मी की घोषणा करे एवं मानदेय में वृद्धि कर स्वच्छता कर्मी को 5,000 तथा पर्यवेक्षक को 15,000 करे तथा इनका भुगतान मुख्यालय स्तर से करावे। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन धारियों को 400 रुपये दिया जा रहा है, जो इस महंगी व्यवस्था में बहुत कम है। उक्त पेंशनधारियों के लिए कम से कम 1,500 रुपये महामारी ससमय पेंशन देने की मांग सरकार से करता हूं। मुरारी मोहन झा।
अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत प्रखंड सिंहवाड़ा में किसानों की फसल की सिंचाई हेतु कुसुमपट्टी, सिरहुली एवं टेक्टाइड उद्वय योजना जिनका कई वर्षों से मरम्मती नहीं होने के कारण बंद है, जिससे किसानों के सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयां होती है। सदन के माध्यम से सरकार से मरम्मती कराने की मांग करता हूं। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव विधानसभा अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सनोखर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरहन एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानीडी का अपना भवन निर्माण कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री शिव प्रकाश रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों में आईटीसी लैब इंस्ट्रक्टर को 3 वर्षों के लिए रखा गया था। 1 वर्ष कार्य करने के बाद निकाल दिया गया है। उनको पुनः काम पर लौटाया जाए और 1 साल का वेतन बकाया जिनको भुगतान करने का मांग करता हूँ। श्री संदीप सौरभ, आ गए ससुराल से? आप ससुराल से आ गए? अभी अभी इनकी शादी हुई, एक बार ताली बजा के इनका अभिनंदन कर दीजिए। बोलिए संदीप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत रनिया तालाब और आरा जिला अंतर्गत संदेश के बीच पूरे सदन की तरफ से आपको बधाई देते हैं और माननीय मंत्री जी भी आपको बधाई देने वाले हैं। की शादी हुई है, इस सदन के आप सदस्य हैं, इसलिए हम लोग तो आसन से आग्रह करते हैं कि पूरे सदन के तरफ से इनको अपनी शादी की बधाई दे दी जाए। अभी कार्यक्रम के बाद ये सब समाप्ति के बाद आप मेरे कक्ष में आइएगा, वहां आपका अभिनंदन करेंगे, बधाई भी देंगे। श्री अजीत कुमार सिंह। पढ़े नहीं? हाँ पढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत रनिया तालाब और आरा जिला अंतर्गत संदेश के बीच सोन नदी पर पुल नहीं होने की वजह से आवागमन में कठिनाई होती है। कोइलवर और अरवल पुल के बीच 50.7 किलोमीटर तक कोई और पुल नहीं है। अतः रनिया तालाब और संदेश के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन पिछले नवंबर 2024 से ही नहीं मिला है, जिसके चलते शिक्षक और उनका परिवार बेहद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार धरना भी दे रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो उन शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान करें। महोदय, बहुत जरूरी सवाल है, कृपया सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा अंतर्गत मेजरगंज प्रखंड के हरशखरी खैरवा विश्वनाथपुर के समीप नदी में स्लुइस गेट के निर्माण होने से लाखों किसानों के हित में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगा। मैं सरकार से उक्त स्थान पर अविलंब स्लुइस गेट निर्माण की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, अरवल के शहर तेलपा एवं कुबड़ी में पशु चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद भवन नहीं बना है। ग्रामीणों को काफी संकट होता है। सरकार से शहर तेलपा एवं कुबड़ी में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोसी विधानसभा अंतर्गत एकमात्र प्रखंड कांको में बड़ी मुस्लिम आबादी है। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द तथा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांको प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद रिजाइल मंसूरी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के गृह रक्षा वाहिनी की सदस्यगण बिहार पुलिस के समतुल्य ही विधि व्यवस्था का संधारण करते हैं, परंतु उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय प्राप्त नहीं होता है, मासिक वेतन से वंचित रह जाते हैं। अभी वह अनशन पर भी है। अतः शून्यकाल के माध्यम से उन्हें बिहार पुलिस की भांति मासिक वेतन एवं भत्ता दिलाने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय रोड पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है। इसे अविलंब बनवाने की मांग सरकार से करता हूं।
श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकुठी प्रखंड के पीर नगर चौक से रागपुर जाने वाली सड़क जर्जर है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में अतिशीघ्र उक्त पथ का निर्माण पुल सहित करवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। भागलपुर जिला के नगर पंचायत अकबर नगर में उच्च मानक का एक अस्पताल बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के 4.5 लाख बंगाली शरणार्थी परिवारों में 90% से अधिक नमोशूद्र अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड में उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी का दर्जा मिल चुका है। बिहार में भी मूल जाति श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करता हूं। श्री प्रणव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत जाफर नगर पंचायत के सीताचरण दियारा क्षेत्र में किसानों द्वारा बोए गए फसल को अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर काट लिया जाता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धुरैया प्रखंड के चंदाडी पंचायत के भगोंदा गांव के पास गहिरा नदी में पुल क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानी होती है एवं दुर्घटना प्रत्येक दिन होती रहती है। यह पुल 2 प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता है, अतः जनहित में पुल के नवनिर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रस्तावित 5 स्थानों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं रमई गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य विभाग की लापरवाही से संवेदकों द्वारा आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है। यथाशीघ्र सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य संपन्न कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग सदन से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के खावदा पंचायत वार्ड संख्या 7 शाहटोला से घिभा परवाह मार्ग तक पक्की सड़क के निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, बिहार के सभी पंचायतों में कार्यरत विकास मित्र जो बिहार के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाया जाए तथा राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन मांग देने का मांग करता हूं। श्री छत्रपति यादव। अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट नगर थाना खगड़िया केस नंबर 2724 दिनांक 25/5/2024 में राजनीति साजिश तहत कार्यलाल यादव एवं अमन कुमार छात्र को फंसाया गया, जिसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जरूरत है। उप महानिरीक्षक बेगूसराय स्तर पर केस नंबर 2724 को पुनः अनुसंधान समीक्षा करते हुए कार्यलाल यादव एवं छात्र अमन कुमार को दोष मुक्त करने हेतु निर्देश देने का सरकार से मांग करता हूँ। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के कटहलबारी PM-JSY रोड से अर्थां जाने वाली सड़क का कार्य प्रारंभ वर्ष 2020 में हुआ था, किंतु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिस कारण ग्रामीणों में काफी निराशा एवं आक्रोश है। अतः कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की मांग मैं सदन से करता हूँ। श्री रामरतन सिंह। हो गया। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधानसभा अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड में गौड़ा चौड़ से कौवा कोल तक 8 पंचायतों में करीब
5000 एकड़ उपजाऊ जमीन बरसात के दिनों में जल जमाव से फसल बर्बाद हो जाता है। अतः जल निकासी का अस्थायी निदान करने की मांग सरकार से करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। जो शेष शून्यकाल है ध्यान आकर्षण के बाद समय बचेगा तो उसको लिए जाएंगे। श्री अरुण शंकर प्रसाद, सूचना पढ़ा हुआ है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में अक्टूबर 2022 से राज्य के सभी जिलों में कैंसर रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कैंसर मरीजों की खोज हेतु प्रचार प्रसार की गतिविधियों के साथ साथ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य के 6 जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। बायोप्सी के माध्यम से कैंसर रोग की सभी जिला अस्पतालों में पहचान हेतु जांच की जाती है। महावीर कैंसर संस्थान में राज्य सरकार की तरफ से पेट सीटी स्कैन के क्रय हेतु 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति आदेश संख्या 1015 दिनांक 7/9/15 को एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट हेतु 1,93,00,000 रुपए मशीन क्रय हेतु स्वीकृति आदेश संख्या 1532 प्रदान किया जा चुका है। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी पटना मिड टाउन तथा आरएस मेमोरियल कैंसर सोसाइटी को कैंसर रोग के स्क्रीनिंग में सहयोग प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्रांक 2 दिनांक 17/1/25 द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। इनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाने का भी कार्य किया जा रहा है। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में कुल 10,295 कैंसर निदान हेतु शल्य चिकित्सा किया गया तथा एनएमसीएच पटना में 1 वर्ष 6 माह में कुल 574 कैंसर निदान हेतु शल्य चिकित्सा किया गया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के द्वारा अब तक कुल 23 लाख स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें कुल 4,021 कैंसर के मरीज चिन्हित किए गए। साथ ही कुल 52,905 मरीजों को कीमोथेरेपी प्रदान की गई। 23 जनवरी 2025 को दरभंगा के गंगवाड़ा अस्पताल में 100 बेड का मुख एवं गले के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल की स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार 112 करोड़ की लागत से पैलिएटिव केयर की 100 शैय्या वाली अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थापित करने जा रही है, जिसकी शुरुआत शीघ्र होगी। बिहार सरकार द्वारा आईजीएमएस पटना में राज्य कैंसर संस्थान जो 100 शैय्या बेड का है में कैंसर पीड़ित मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कैंसर के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा अनुदान राशि प्रदान की जाती है। कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी की सुविधाएं आईजीएमएस पटना एवं पीएमसीएच पटना एम्स पटना तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है। अगले 2 माह के अंदर मुजफ्फरपुर में 425 करोड़ रुपए की लागत से होमी भाभा कैंसर संस्थान में नए हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। डे केयर सेंटर के कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी हेतु कुल 59 दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 9 से 14 आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है। सीड संस्था द्वारा कैंसर के नियंत्रण रोकथाम हेतु तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर सरकार को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से कैंसर जैसे घातक बीमारियों के बचाव के लिए जो किए जा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने सभी जिलों के सिविल सर्जन को भी निर्देश दिया है इसके लिए। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं महोदय कि क्या सभी जिलों में कैंसर जैसे घातक बीमारी के लिए आप सर्वे कराकर पूर्णतः एक समय सीमा के अंदर, जैसे 1 वर्ष का समय निर्धारित हो या 6 माह का समय निर्धारित हो, क्योंकि जिस गति से कैंसर का मरीज मिल रहा है महोदय, आपने माननीय मंत्री जी के उत्तर में भी सुना है कि 22 लाख लोगों में लगभग 4,000 कैंसर का मरीज मिला है महोदय। तो ये गति बहुत तेज है और बड़ी तीव्र गति से ये हो रहा है। और जिस परिवार में कैंसर हुआ महोदय वो उजड़ गया,
कोई परिवार सुरक्षित संक्षेप नहीं में कहिए अरुण रहा। जी। इसलिए मेरा मानना आज है 12:30 तक ही सदन है जी, 12:30 तक तो है। इसलिए बाकी लोगों का भी है। एक मिनट भी नहीं लिया हूँ महोदय, अभी आपका 10 मिनट शेष है महोदय। तीन क्वेश्चन है आपका, मैं देख रहा हूँ सर। तो मेरा सिर्फ इतना कहना हो है, गया आपका, बताइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सभी जिलों में एक निश्चित अवधि में सर्वे कराकर कि क्या किस जिले का क्या रेशियो है कैंसर, दोबारा दोहरा क्यों रहे भैया, उसको मनाकर और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पॉइंट 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बायोप्सी के माध्यम से कैंसर रोग की सभी जिला अस्पतालों में पहचान हेतु जांच ऑलरेडी की जाती है। श्री सुधांशु शेखर महोदय, मेरा केवल समय से था कि सर्वे एक समय भाई अवधि मेरे के अंदर कैंसर की कराने का। बीमारी हमेशा होती रहती है, बढ़ती रहती है, लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है और कैंसर के बारे में मुझसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं आप। मैंने अपनी पत्नी खोया है, मैंने अपना भाई खोया है, मैं ज्यादा जानता हूँ। और सरकार जितना काम कर रही है उतना कोई कभी नहीं कर पाया। अभी बैठ जाइए। श्री सुधांशु शेखर, पढ़िए अपनी सूचनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में जन प्रणाली की दुकानों की संचालित करने वाले डीलरों की अनाज वितरण करने पर जो कमीशन दिया जाता है वह काफ़ी कम दिया जाता है। इस कारण डीलरों को जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई होती है। उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जन वितरण प्रणाली के डीलर हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जिस कारण ही लोगों को अनाज की उपलब्धता हो पाती है। अतः हम जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कमीशन कम से कम दोगुना करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा नियम 2015 के तहत उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों को उनके द्वारा वितरण किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरुद्ध 70 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा था। कालांतर में खाद्य सुरक्षा संशोधन नियम 2022 के अधिसूचित होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/4/22 से उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन मनी को 70 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कुल 90 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जिसके आलोक में वर्तमान में उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों द्वारा वितरण किए गए कुल खाद्यान्न की मात्रा के विरुद्ध 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न को राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। चूंकि यह योजना केंद्र प्रायोजित है, जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा नियम 2015 एवं खाद्य सुरक्षा संशोधन नियम 2022 के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दे बेसिक डीलर्स मार्जिन हेतु केंद्रीय सहायता एवं राज्यांश की राशि का प्रतिशत क्रमशः 50-50 निर्धारित है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बेसिक डीलर मार्जिन हेतु 90 रुपया प्रति क्विंटल का दर निर्धारित है, जिसमें केंद्रीय सहायता की राशि के रूप में 45 रुपए प्रति क्विंटल एवं राज्यांश के रूप में शेष 45 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि का व्यय किया जा रहा है। तथापि यदि भारत सरकार द्वारा बेसिक डीलर मार्जिन की दर को संशोधित किया जाता है तो तदनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी उक्त दर में संशोधन करते हुए डीलर्स मार्जिन में वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है। श्री सतदेव राम। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी वर्गों के प्रोन्नति पर स्टेटस रोक लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 12300 मान लिया। नहीं महोदय, पढ़ देते हैं, हम पढ़ देते हैं ना, सब लोग सुन लेगा। दिनांक 13/10/23 द्वारा SC ST के 17% पदों को फ्रीज कर अन्य वर्गों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभाव
दिया जा रहा है। उच्चतर प्रभार में प्रोन्नति की सारी सुविधाएं दी जा रही है। यथा वेतनमान, वरीयता, कला अवधि की परिगणना, सेवांत लाभ सहित रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जा रही है। इस व्यवस्था से हजारों एससी, एसटी कर्मी उच्चतर पदों के प्रभार से वंचित हो गए हैं, जिससे संवैधानिक समानता के अधिकार का हनन हुआ है। और दूसरी ओर एससी, एसटी के लिए नई नियुक्तियों में रिक्तियां भी प्रभावित हो रही है। इससे एससी, एसटी को दोहरा मार पड़ रहा है। अतः उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के मद्देनजर एससी, एसटी को भी अन्य वर्गों के तरह फ्रीज पदों पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री महोदय, बैठ जाइए संजय बाबू। वैसे तो जवाब कुछ लंबा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण सूचना में कह रहे हैं कि ये जो तात्कालिक प्रोन्नति दी जा रही है, इसमें एससी, एसटी वंचित हो रहे हैं। सही स्थिति यही है कि इसमें वंचित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है या सरकार ने जो नियम बनाया था कि जो इनको जो परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति दी जाए, ये हम लोगों के सरकार का ही निर्णय है, जिसके खिलाफ मतलब न्यायालयों में उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक मामला गया और अंत में वहां से स्थगन आदेश के आलोक में अभी स्थगित है। लेकिन फिर भी चूंकि जो सब एकदम पूरा एक तरह से जाम की स्थिति हो गई थी, किसी की प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी, इसलिए हुआ कि प्रभार कार्यकारी प्रभार देके ही बाकी अन्य सुविधाएं दी जाएं। और उसमें जो माननीय सदस्य ने कहा है कि उससे वो वंचित हो रहे हैं, स्थिति ऐसी नहीं है। जो कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है उसमें भी जो उस लिस्ट में उस श्रेणी तक आते हैं, एससी, एसटी के भी जो जिनका मामला कर्मी या पदाधिकारी, उनको ये कार्यकारी प्रभार भी दिया जाता है। इसलिए मूल रूप से ऐसी बात नहीं है कि कार्यकारी प्रभार देने में कोई उनको छोड़ दिया जाता है। और उनके लिए तो जो 17% अलग सीट आरक्षित करके छोड़ दी जाती है। जब पदों की गणना होती है तो अगर 100 सीट है वैकेंसी का, तो उसमें 83 पर ही कार्यकारी प्रभार भी दिया जाता है, 17 उनके लिए आरक्षित उसको छोड़ दिया जाता है। और इस 83 पर भी जो प्रोन्नति दी जाती है, कार्यकारी प्रोन्नति कहिए, उसमें एससी, एसटी वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। ये क्या तरीका है? बैठिए। अरे बैठिए ना, अरे बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो जवाब असत्य है और मेरे पास सारे एविडेंस हैं। और इनके जो अधिसूचना जारी हुई है, ये अधिसूचना जारी हुई है, उसमें जो नियमावली दी गई है उसके विरोध भी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। विरोध बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो असत्य बोलना है। अभी तो यही बात है कि इस नियमावली को लागू होने से ये पूरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आज उच्चतर पदों पर जाने से वंचित हो रहा है। महोदय, यही नहीं, अब वो पद से ऊपर नहीं जा रहा है तो निचला पद खाली नहीं हो रहा है, तो उसको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जब ये जाम हो रहा था तो सारे वर्ग के लोगों के लिए आपने खुला किया, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए फ्रीज क्यों किया?
वो भी चलते, और जब हाई कोर्ट का निर्णय आता तो आप इनको भी उसी तरह से लागू करते जिस तरह से उनके लिए आपने व्यवस्था की है। बैठ जाइए माननीय मंत्री महोदय, हम ये समझ नहीं पाए किसके हित की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जिन उनके लिए जो व्यवस्था कर रहे किए हैं वो इनके लिए भी करिए। तो सरकार ने तो सिर्फ SC ST वर्गों के लिए ही व्यवस्था की है, किसी दूसरे वर्ग के लिए कहाँ कोई विशेष व्यवस्था है। और जिस नियमावली की बात करते हैं, आप जरा ध्यान से सुन लीजिए महोदय, जिस नियमावली की बात कर रहे हैं उसके नियम 6 में स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विहित पदों को सुरक्षित रखने के बावजूद मूल कोटि की वरीयता के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को भी समान रूप से उच्चतर पद के प्रभार का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह तो नियमावली में स्पष्ट है और इसी नियम से सरकार कर रही है। इसमें आपको कहाँ मतलब क्या दिक्कत? और अगर इस नियम का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो आप मामला दीजिए, सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। ठीक है, लेकिन बिना समझे जो सरकार उल्लंघन कर रही है। और महोदय, हम तो ये स्पष्ट रूप से इस सदन को बताना चाहते हैं कि ये सारा मामला आया ही है बिहार सरकार ने SC ST के कर्मियों या पदाधिकारियों के हित में जब इनको परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति देने का फैसला लिया, उसी के कारण मामला कोर्ट में गया। सरकार की नीयत तो साफ है, हम ही ने नियम बनाया है। इनको अलग से जो दोहरी मार कह रहे हैं, इनको दोहरा लाभ देने का निर्णय बिहार सरकार का है। और ये कहां बीच में बिना समझे इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। बिना समझे सवाल है महोदय। मंत्री जी कह रहे हैं तो मैं भी पढ़ के सुना दे रहा हूं कि इस नियमावली के अधीन अस्थायी स्थापन कार्यकारी व्यवस्था के लिए रोस्टर क्लियरेंस की व्यवस्था नियमित प्रोन्नति की व्यवस्था आरंभ होने तक स्थगित रखी जाएगी। तो ये फ्रीज करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गई? सबके लिए आप एक महोदय समान बैठिए सदैव बाबू, बैठ महोदय, जाइए, अब हमने टाइम भी हो तो रहा है, कहा ही है कि सरकार बैठिए ने मंत्री, बैठिए पहले, सदैव जी बैठिए पहले। हाँ, आप बोलिए मंत्री। महोदय, हमने तो कहा है कि सरकार बड़े साफ मन से SC ST के कर्मियों को दोहरा लाभ देने के लिए हमने नियम बनाया था। कोई हम वंचित करने के लिए ये नियम किसी दूसरे का कहा हुआ नहीं है, हम ही लोग की सरकार ने बनाया था। और चूंकि मामला कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण रुका हुआ है, और ये भी जान लीजिए जब कोर्ट ने रोका है तो ये वो नियम लागू रहे परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति, इसके लिए SLP में बिहार सरकार ही उच्चतम न्यायालय गई है, जो SC ST अधिकारियों कर्मियों के हित में उनको दोहरा लाभ दिया जाए, इसी के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय गई है। लेकिन अभी तो सदैव बाबू, महोदय ये सुन लीजिए, आप बैठिए। सरकार दोहरा लाभ देने के लिए उच्चतम न्यायालय में गई है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अंतिम फैसले के फलाफल इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर ही क्यों पड़ रहा है। बैठिए, हम बताते हैं। आप 17% जो फ्रीज किया है उसको वापस लीजिए, और नहीं तो ये पूरे बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ये विरुद्ध है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि सबका जब होगा तो उसमें जो घटाना बढ़ाना होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उसी रेशियो में घटाइएगा, लेकिन अभी ये फ्रीज पद को खाली करिए। आप तो नुकसान पहुंचाने वाली बात कर महोदय, सरकार ने तो फ्रीज किया नहीं है, सरकार ने तो और कर्मियों की जो बाधित सुविधा SC ST के साथ अन्य कर्मियों को भी प्रोन्नति की सुविधा बिल्कुल बाधित नहीं रहे। जो हमने कहा कि स्टेलमेट जो कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में कोर्ट भी निर्णय नहीं दे रहा है, और हम लोग कोर्ट से कह रहे हैं जो आपके SC ST कर्मियों के अधिकतम हित में है।
बिहार सरकार उसके लिए कोर्ट गई है। ये हमेशा याद रखिए कि बिहार सरकार उनके अधिकतम हित को संरक्षित करने के लिए हमने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है महोदय। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 7 मार्च 2025 के लिए समय बहुत हो गया, पूरा जवाब आया, स्पष्ट जवाब आ गया। माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। पर्याप्त हुआ, जवाब स्पष्ट हुआ।